की वापसी हुई है। और मैं जानता हूं कि भारत के लोकतंत्र की 6 दशक के बाद आई हुई घटना असामान्य घटना है। लेकिन मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं कि आखिर तक पराजय भी स्वीकार हो रहा है और दबे मन से, कम मन से विजय भी स्वीकार हो रहा है। पीएम मोदी ने संविधान को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है। प्रधानमंत्री के पद के ऊपर एनएसी बैठ जाना, ये कौन से संविधान में से लाए थे व्यवस्था? किस संविधान में से बनाया था आप लोगों ने? आपने देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को चकनाचूर कर दिया था और रिमोट पायलट बनकर के आप उसके माथे पर बैठ गए थे। कौन सा संविधान आपको अनुमति देता है? आदरणीय सभापति जी, जरा ये बताएं हमको, वो कौन सा संविधान है जो एक सांसद को कैबिनेट के निर्णय को सार्वजनिक रूप से फाड़ देने का हक दे देता है? तो कौन सा संविधान था? पीएम मोदी ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने जांच एजेंसियों को कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दे रखी है, कोई भी भ्रष्टाचारी बचकर नहीं निकलेगा और उन्होंने कहा कि ये उनकी गारंटी है। मैं निसंकोच रूप से कहना चाहता हूं, लाग लपेट नहीं रखता हूं और मैं देशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि मैंने एजेंसियों को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर कड़ों से कठोर कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दे के रखी है। सरकार कहीं पर भी टांग नहीं अड़ाएगी। हां, वो ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी के लिए काम करे, ये मेरी सूचना है। कोई भी भ्रष्टाचारी कानून से बच करके नहीं निकलेगा, ये मोदी की गारंटी है। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने मणिपुर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में शांति बहाल करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। 11,000 एफआईआर की गई है, 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है। इसका मतलब शांति का आशा रखना, शांति पे भरोसा करना संभव हो रहा है। राज्यसभा में पीएम मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष ने भी जमकर हंगामा किया। विपक्षी दल पीएम मोदी के भाषण के दौरान ही सदन से वॉकआउट कर गए। विपक्ष के इस एक्शन पर पीएम ने अपना रिएक्शन भी दिया। देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। राज्यसभा से वॉकआउट करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि सदन में उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी, पीएम मोदी झूठ बोल रहे थे। जो भाषण दे रहे थे उन्होंने कुछ गलत बातें सदन को बताई, गलत झूठ, और उनकी आदत है कि झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना और जो सत्य के जो विरोध में बात करना, ये उनकी आदत है।
संसद में पीएम मोदी के भाषण और विपक्ष के रवैये से आगे के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आवाज अड्डा में। तो आज का आवाज अड्डा होगा, ये रण है भीषण 757 पर। तो सियासी खबरों के बाद अब रुख करेंगे बाजार का। आज के बाजार में बैंकिंग शेयरों का बोलबाला रहा। एक्सपायरी के दिन निफ्टी बैंक ने बाजार का जोश हाई कर दिया, तो वहीं लगातार रिकॉर्ड तोड़ हाई बना रहे सेंसेक्स निफ्टी एक नए शिखर पर चले गए। सेंसेक्स आज 545 पॉइंट चढ़ा और 89,987 पे बंद हुआ और निफ्टी 163 पॉइंट चढ़कर 24,287 पर। मिड कैप इंडेक्स आज भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर क्लोज हुए। डिटेल्स के साथ है हमारे सहयोगी सुमित मल्होत्रा। तो सुमित, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज बाजार के बड़े हाइलाइट्स क्या रहे? देखिए, भारतीय बाजारों के लिए आज रिकॉर्ड का सिलसिला लगातार बना हुआ है और तेजी जो बाजार देख रहा है 80,000 की एक बड़ी तेजी, फास्टेस्ट एवर 10,000 की रैली हमने आज देखी है। और इस तेजी की वजह अलग अलग ड्राइवर्स, पहले बैंक्स में एचडीएफसी बैंक, फिर रिलायंस, फिर आईटी और आज फिर एचडीएफसी बैंक वापस रफ्तार में आया, नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा और उसको साथ दिया साथ ही साथ बाकी निजी बैंकों ने, फार्मा कंपनियों में जहां पे खरीदारी देखने को मिली, सिलेक्टिव आईटी में, जिसके दम पर आज इंडेक्स के अंदर एक अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली। और तेजी में आज कुछ हद तक पार्टिसिपेशन था पीएसयू का, पीएसयू बैंक्स का, प्राइवेट बैंक्स का, जिसके दम पर एक बढ़िया तेजी देखने को मिली। साथ साथ मेटल भी कुछ हद तक सपोर्टिव था। थोड़ी बहुत लास्ट आवर बाइंग एफएमसीजी में भी आई, जिसका भी एक अच्छा इंपैक्ट आता हुआ मार्केट में हमने देखा। राइट सुमित, लेकिन इस तेजी के बीच आज सबसे ज्यादा एक्शन किन स्टॉक्स में देखने को मिला? देखिए, पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स के ऊपर नजर डाली जाए। सबसे ऊपर नाम आएगा टाटा कंज्यूमर का। लास्ट आवर में एक अच्छी तेजी यहां रही। अदानी पोर्ट 2.5% ऊपर, पूरा अदानी समूह तेजी में था। कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों में खरीदारी थी। 2-2.5% का उछाल यहां देखने को मिला। आज प्रॉफिट टेकिंग थी आईटी में, टीसीएस में, टाइटन करीब 1% नीचे, रिलायंस में 1% नीचे, टाटा मोटर करीब 0.5% नीचे रहा। मिड कैप में माजगांव डॉक 8.5% की तेजी, बीएचईएल 5% ऊपर, पिरामल एंटरप्राइजेस 4.5% ऊपर, बंधन बैंक 4.5% तेजी यहां पर देखने को मिली। प्रेस्टी एस्टेट 2% का उछाल यहां रहा। अशोक लेलैंड 2% की तेजी यहां रही। गुजरात गैस, माफ कीजिएगा, प्रेस्टी एस्टेट और अशोक लेलैंड में मिड कैप में सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में था। गुजरात गैस 2% नीचे रहा। जी एंटरटेनमेंट 2% नीचे रहा। एफ&ओ में सबसे ऊपर नाम था पीएफसी का, साथ साथ आरईसी का, दोनों में रिपोर्ट्स आई बर्नस्टीन का, उसका इंपैक्ट था। बीएचईएल 5% ऊपर और पिरामल एंटरप्राइजेस 4.5% के आसपास की खरीदारी यहां पर भी देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में अशोक लेलैंड 2% नीचे, गुजरात गैस 2% नीचे, बलरामपुर चीनी और टीसीएस 1.5% के आसपास की बिकवाली। प्लस प्राइवेट बैंक्स या बैंकिंग में अच्छी खरीदारी थी, तो बंधन बैंक 4.5% ऊपर, फेडरल बैंक 4% ऊपर, आईडीएफसी फर्स्ट 2.5% ऊपर और एचडीएफसी बैंक 2% तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। जी शुक्रिया सुमित इस मार्केट अपडेट के लिए। बैंकिंग सेक्टर में भी और तेजी की उम्मीद है, ये कहना है डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव का। वहीं बैंकिंग के साथ अजय श्रीवास्तव टेलीकॉम सेक्टर पर भी बुलिश। बैंकिंग सेक्टर के अंदर में आज की तारीख में रिलेटिवली सबसे लोएस्ट वैल्यूएशन है इसमें इंडस्ट्री में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक, टू व्हीलर स्टॉक, केमिकल, जो भी ले लीजिए इंडस्ट्री को, बैंकिंग स्टॉक की वैल्यूएशन सबसे कम है। और खासकर उन बैंकों की जिसके अंदर में एम्बेडेड है इंश्योरेंस कंपनीज, एएमसी, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, सिक्योरिटीज कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी। अगर आप इनकी जो सम ऑफ पार्ट जिसे कहेंगे उस हिसाब से देखेंगे तो इनकी वैल्यूएशन काफी, मतलब रिलेटिव टू द मार्केट, सारी जितनी बैंकें इंटीग्रेटेड हैं सबकी काफी कम है रिलेटिव टू द मार्केट। बिकॉज एक जो रास्ता खुला है वो है प्राइस इंक्रीज का। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया था पिछले 5 साल में जियो की एंट्री के ऊपर में, जब एंट्री लेवल प्राइसिंग करके मार्केट को काफी उन्होंने हिलाया था। अब तो बड़ी क्लैरिटी आ गई है कि सबसे अब वो भी प्राइस जो वॉर थी वो खत्म हो चुकी है। आपके रेट मेरे हिसाब 3 से 5 साल के अंदर में दुगने होने वाले हैं डेटा के और वॉइस के। इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, खर्चा हो चुका है, रिटर्न की बारी है अब। आरईसी पीएफसी में आज जोरदार तेजी का दिन था। दरअसल आरईसी पीएफसी में ब्रिजस्टीन की रिपोर्ट आई है। क्या कहा गया रिपोर्ट में, बताने के लिए हमारे साथ हैं आशीष वर्मा जी। आशीष, इस तेजी और इस रिपोर्ट का कोई कोरिलेशन, क्या कहा गया रिपोर्ट में? जी, आज दोनों सरकारी कंपनीज में बहुत अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। दरअसल ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट आई है पीएफसी और आरईसी दोनों पर। आरईसी पर उन्होंने बाय कॉल इनिशिएट करा है 653 के टारगेट्स के साथ। कल के क्लोज से 20% का अपसाइड नजर आता है और ऐसे ही पीएफसी पे एक बाय कॉल है 620 के लक्ष्य के साथ। यहां पर भी कल की क्लोज से 24% का अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्यों? दरअसल वो कह रहे हैं पावर साइकिल में सबसे प्रिफर्ड प्लेस
इनके ये दोनों कंपनीज हैं। उनका कहना है इन्वेस्टर्स अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इस पावर साइकिल का ड्यूरेशन और इंटेंसिटी, और इस साइकिल में इन दोनों के एनपीए रिस्क कहीं कम नजर आएंगे आपको। दोनों के बेहतर आरओईज हैं और बेहतर ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं अपने पीयर्स से। इनका कहना है इनके आरओईज 20% से ज्यादा के हैं और 15% की ग्रोथ क्लॉक कर रहे हैं। वैसे ध्यान रखिएगा ये दोनों स्टॉक्स बहुत चले हैं। मैं रिटर्न शीट रखता हूं आपकी स्क्रीन पे। पिछले एक साल में पीएफसी 200% और आरईसी 235% चढ़ा है, लेकिन बर्नस्टीन कह रहा है वो आज भी अपने पीयर्स से सस्ता ट्रेड कर रहे हैं डिस्पाइट इस तरह के गजब के मूव्स के बावजूद। इसीलिए उनकी प्रिफर्ड पिक्स हैं और इस तरह के अग्रेसिव कमेंट्री और टारगेट्स के बाद स्टॉक साथ बढ़िया हलचल में नजर आ रहे हैं। जी शुक्रिया आशीष। मोबाइल स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद अब सरकार सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन की तैयारी कर रही है। दूरसंचार विभाग इसी हफ्ते स्पेक्ट्रम आवंटन की शर्तों पर ट्राई से सिफारिशें मांगेगा। इस खबर पर और ज़्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ हैं सहयोगी असीम मनचंदा। जी असीम, तो क्या ये स्पेक्ट्रम नीलामी, मतलब जब हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं, कुछ अलग होगी इस टेलीकॉम रेगुलर नीलामी से? नया टेलीकॉम एक्ट जो लागू हो चुका है, इसके कई सारे सेक्शन लागू हो चुके हैं। नए टेलीकॉम एक्ट में प्रावधान है कि सरकार सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी के जरिए नहीं देगी, बल्कि इसका एलोकेशन किया जाएगा। और टेलीकॉम कंपनियां पिछले 2 साल से इंतजार कर रही है कि कब सरकार इस स्पेक्ट्रम को उनको अलॉट करती है और सरकार वो अपनी सर्विसेज शुरू करती है। 2 कंपनियां हैं जिसके पास भारत में अभी फिलहाल लाइसेंस है। वनवेब है जिसको सबसे पहले लाइसेंस मिला था, दूसरी कंपनी रिलायंस जियो है, तीसरी कंपनी स्टारलिंक है जिसने कि अभी सरकार के पास लाइसेंस के लिए आवेदन किया हुआ, जिसको अभी लाइसेंस मिलना बाकी है। और टेलीकॉम कंपनी लंबे समय से इंतजार कर रही थी कब सरकार इसकी स्पेक्ट्रम की नीलामी की, स्पेक्ट्रम के आवंटन की शर्तें लेकर के आती है। तो जब हमें सूत्र बता रहे हैं कि दूरसंचार विभाग ने अब इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगले इसी हफ्ते के अंदर अंदर दूरसंचार विभाग टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई से जिन शर्तों पर ये स्पेक्ट्रम का आवंटन होगा उस पर सिफारिशें मांगेगा। खासतौर पर ये पूछा जाएगा कि इन टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम की कीमत क्या लेनी है, किस दाम पर दिया जाएगा, कितना स्पेक्ट्रम दिया जाएगा, उनका एजीआर कितना होगा, स्पेक्ट्रम चार्ज कितना होगा। तो ये सारी सिफारिशें मिलने के बाद टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाएगा, जिसके बाद टेलीकॉम कंपनियां सैटेलाइट सर्विसेज शुरू कर सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत जल्दी भारत में आपको मोबाइल पर सैटेलाइट सर्विसेज शुरुआत होती हुई दिखाई दे सकती है। जी, तो इंटरनेट ब्रॉडबैंड में एक और नया आयाम जुड़ता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम कर रही एक्सपोर्ट यूनिट्स को बजट में एक बड़ी राहत आ सकती है। सरकार मौजूदा SEZ एक्ट में अमेंडमेंट का ऐलान कर सकती है, जिसके बाद एक्सपोर्ट यूनिट्स को घरेलू बाजार यानी DTA में कारोबार करने की इजाज़त मिल जाएगी। साथ ही डी नोटिफिकेशन नॉर्म्स को आसान भी किया जा सकता है, जिससे खासतौर से IT सेक्टर को ऑपरेशनल दिक्कतों से छुटकारा मिलेगा। डिटेल के साथ आलोक प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। जी आलोक, बताइए तो क्या है इस प्रस्ताव के अंदर? बिल्कुल, देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम करने वाले एक्सपोर्ट्स यूनिट्स को बजट में बड़ी राहत का ऐलान हो सकता है। CNBC आवाज़ के सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार मौजूदा SEZ एक्ट 2005 को अमेंड कर सकती है, जिसके लिए तैयारी चल रही है और इसका ऐलान बजट में हो सकता है। इससे सबसे बड़ा फायदा SEZ यूनिट्स को ये होगा कि उन्हें घरेलू बाजार में उन्हें अपने कारोबार को करने की इजाज़त मिल जाएगी और साथ ही उन्हें टैक्स में छूट भी मिलेगी। दरअसल अभी तक जितने भी एक्सपोर्ट यूनिट होते हैं उन्हें अगर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में यानी घरेलू बाजार में सामान बेचना होता है तो ऐसे में उन्हें इंपोर्ट ड्यूटी चुकानी होती है। लेकिन हमें जानकारी मिली है कि सरकार ड्यूटी फॉरगॉन बेसिस पर उन्हें टैक्स में राहत देने की तैयारी कर रही है। इससे फ़ायदा होगा कि उन्हें सिर्फ टैक्स चुकाना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी पूरी नहीं चुकानी पड़ेगी। इससे उनका जो लागत है, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस है, काफ़ी बढ़ जाएगी। दूसरा जो बड़ी राहत मिल सकती है IT कंपनियों को मिल सकती है। IT कंपनियों को कंप्लायंस के मोर्चे पर बड़ी राहत मिल सकती है। उन्हें जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया यानी घरेलू बाजार में कई तरह की परमिशन और अप्रूवल लेनी पड़ती है, उसमें आसानी हो जाएगी। और तीसरी बड़ी जो आसानी हो सकती है अमेंडमेंट से, वो हो सकती है जो SEZ में रजिस्टर्ड यूनिट्स हैं वहाँ पर उन्हें डी नोटिफाई करने की इजाज़त मिल जाएगी। यानी डी नोटिफिकेशन के जरिए वो किसी यूनिट को अगर चाहे SEZ एक्ट से अलग करना तो वो आसानी से हो सकेगा। तो इस तरह से उन्हें एक तरह से कहें कि वायबिलिटी उनकी बढ़ जाएगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ जाएगी और जो SEZ के अंदर एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं उनको बड़ी राहत इस SEZ अमेंडमेंट के तहत मिल सकती है। जी शुक्रिया आलोक इस अपडेट के लिए।
देश के कई हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून पर स्काईमेट के प्रेसिडेंट जीपी शर्मा ने उत्तर भारत में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई है, तो वहीं दक्षिण भारत में बारिश थोड़ी कम रहने की आशंका भी जाहिर की है। उत्तर भारत में मैं अच्छी वर्षा की उम्मीद कर रहा हूं अगले एक सप्ताह तक, और वैसे कहें तो बारिश ही उत्तर भारत में होगी, दक्षिण भारत में बारिश नहीं होगी, बहुत कम होगी। मैं तो कर रहा हूँ गुजरात समेत पश्चिमी तट, इवन मुंबई में कहा वर्षा, एक दिन परसों के दिन कुछ शावर हुए थे, उसके बाद से मुंबई में वर्षा नहीं है। पश्चिमी तट में भी ऐसे ही थोड़ा सा लीन सा समय रहेगा मानसून का पूरे सप्ताह भर। उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, और आप और आगे चले जाएंगे तो बिहार और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उत्तर पूर्व भारत में थोड़ी अच्छी वर्षा, भारी वर्षा होगी। चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए वक्त हो गया है। छोटा ब्रेक लेके तुरंत हाजिर होंगे क्योंकि कुछ और अहम खबरें जो आपको बतानी है। वेलकम बैक। अब कुछ और खबरें। यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ से हुई मौतों के मामलों में एफआईआर तो दर्ज हुई है, लेकिन उसमें भोले बाबा का नाम नहीं है। पुलिस की एफआईआर में सत्संग के आयोजनकर्ता मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर का नाम है, लेकिन एफआईआर से बाबा सूरजपाल, जिन्हें भोले बाबा के नाम से जानती है जनता, उनका नाम गायब है। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक इस सत्संग के लिए 80,000 श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा जमा होने की परमिशन मांगी गई थी, लेकिन सत्संग में 2.5 लाख से ज़्यादा लोग जमा हो गए। एफआईआर में बाबा के सेवादारों पर सबूत मिटाने के आरोप हैं। आरोप है कि हादसे के बाद मौके पर बिखरे पड़े चप्पल जूतों को उठाकर पास के खेत में फसलों के बीच छिपा दिया गया। इस घटना पर एक्शन लेते हुए सीएम योगी ने कहा है कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना, और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहाँ पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है, और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू अब बंद होने जा रहा है। काफ़ी लंबे वक्त से ऐप के मर्जर की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मर्जर फेल होने के बाद इसे बंद करने का फैसला किया गया है। कू ऐप के फाउंडर अप्रमेय राधाकृष्णन और मयंक बिजवटका ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम ऐप को चालू रखना चाहते थे, लेकिन सोशल मीडिया ऐप को चालू रखने के लिए टेक्नोलॉजी सर्विसेज की लागत ज़्यादा है, इसलिए फैसला लेना पड़ रहा है। हालांकि इसके लिए हमने कई बड़ी इंटरनेट कंपनियों और मीडिया ग्रुप्स के साथ साझेदारी की कोशिश की, लेकिन बात बन नहीं पाई। साल 2020 में अप्रमेय राधाकृष्ण और मयंक बिदावतका ने कू ऐप को लॉन्च किया था। ये 10 से ज़्यादा भाषाओं में उपलब्ध पहली भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग साइट थी। T20 वर्ल्ड चैंपियंस बनने के बाद बारबाडोस में फंसी टीम इंडिया ने अब नई दिल्ली के लिए उड़ान भर ली है। टीम को एयर इंडिया की स्पेशल चैंपियंस 24 वर्ल्ड कप चार्टर्ड फ्लाइट से वापस लाया जा रहा है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने जानकारी देते हुए कहा कि टीम इंडिया कल सुबह 6 बजे दिल्ली पहुंच जाएगी और 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगी। आज अभी वहाँ से भारतीय टीम निकल गई है। एयर इंडिया का विशेष विमान जो है बीसीसीआई ने जो है चार्टर किया था, उस विशेष विमान से वो टीम वहाँ से निकल चुकी है बारबाडोस से। उसमें जो है जो पत्रकार भी वहाँ फंसे हुए थे, जहाँ से गए थे, उन सबको भी हम लेके आ रहे हैं। कल सुबह 6 बजे वो दिल्ली पहुँच जाएगी। 11 बजे प्रधानमंत्री आवास में उनका रिसेप्शन है, प्रधानमंत्री से मिलेंगे। उसके बाद वहाँ से एयरपोर्ट जाके सीधे विशेष विमान से वो मुंबई जाएंगे। मुंबई में जो है एक रोड शो रखा गया नरीमन पॉइंट के कोने से वानखेड़े स्टेडियम तक, और वानखेड़े स्टेडियम उनका अभिनंदन स्वागत किया जाएगा।
वहीं वो जो 125 करोड़ की धनराशि जो बीसीसीआई ने घोषित की है विजयी टीम के लिए, वो वितरित की जाएगी टीम मेंबर्स को और सपोर्ट स्टाफ को, कोचेस को, और उसके बाद सब अपने अपने घर जाएंगे। ये कार्यक्रम। तो जिस वानखेड़े की जिस परेड का वो जिक्र कर रहे हैं, शाम 5 बजे हो सकती है मुंबई में नरीमन पॉइंट, वो जो पूरा क्वींस नेकलेस है उस पर टीम इंडिया को एक विक्ट्री परेड दी जाएगी और वानखेड़े में उनका स्वागत होगा। इधर भारत में वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी ग्लोबल औसत से काफ़ी कम है। यही नहीं, दफ्तर में महिलाओं के साथ भेदभाव भी एक आम सी बात है। कैसे खत्म होगा ये भेदभाव, क्या हो सकता है इसके ऊपर, वर्किंग वुमन कौन है दुश्मन 557, आज का कंज्यूमर अड्डा जरूर देखिएगा हमारे साथ।